मेरा ख्याल है मिस्टर सागा की तजवीज़ ही ठीक है। बर्ड ने तफसीलात सुनने के बाद तबसरा किया, उन पर रॉकेटों की बौछार कर दी जाए। सागा ने कहा, मुझे शदीद हैरत है, मैंने इन लोगों के दरमियान खासा तवील वक्त गुजारा है, मगर मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि वहाँ इस कदर सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। मैंने कहा, अगरचे शीगुराई में उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे, और इसकी वजह शायद ये हो कि उन्हें हुकूमत तब्दील होते ही शदीद ख़तरात से दो चार होने का अंदेशा हो। तहज़ीब बोली, किसी बात की वजह कुछ ही क्यों ना हो अली, फिलवक्त तो हमें उनके हेडक्वार्टर पर कारी ज़रब लगाने के लिए कुछ सोचना होगा। मैंने कहा, मैं एक मंसूबा बना तो चुका हूँ मिस्टर सागा, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि उस पर अमल हो सकेगा या नहीं। मुझे ज़ेर ज़मीन बरकी केबल की गुजरगाह का नक्शा दरकार होगा। बर्ड उछल पड़ा, बोला, तुम्हारा जहन बहुत तेजी से काम करता है चीफ। हो सकता है ये बात मेरे जहन में भी आती, मगर देर से आती। सागा ने कहा, मेरे ख्याल में उस नक्शे का हुसूल ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा। मैंने कहा, ये बहुत मामूली सा काम है सागा, लेकिन इसमें राजदारी बेहद जरूरी है। अगर उन लोगों को भनक भी पड़ गई तो मेरा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। सागा ने कहा, मैं समझता हूँ अली, और मैं कोई ऐसा बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा कि किसी को कानो कान खबर न होने पाए। तहजीब ने पूछा, फर्ज करो नक्शा हासिल हो गया तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, सबसे पहले तो हमें उसमें कोई ऐसा मकाम तलाश करना होगा जो वीरान हो, ताकि उस मकाम पर खुदाई करके केबल को ही उड़ा दिया जाए। इस तरह हमारा एक मसला तो हल हो जाएगा। इमारत अंधेरे में डूब जाएगी और वहाँ का पूरा हिफाजती निज़ाम, जिसकी बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक्स पर रखी गई है, नाकारा हो जाएगा। तहजीब ने कहा, इमारत के अहाते में मुसल्लम मुहाफिज भी होते हैं, तुमने उनसे निपटने की क्या तदबीर सोची है? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसके लिए बट और सागा की तरकीब पर अमल किया जाएगा। इमारत पर सामने के रुख से अचानक हमला किया जाएगा। ये हमला भरपूर कुव्वत से होगा ताकि उन लोगों की तवज्जो एक ही जानिब मबजूल हो जाए। इस हमले के 1 मिनट के अंदर अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। लाइट जाते ही तकरीबन आधे मिनट के लिए हमले में इंतहाई शिद्दत पैदा की जाएगी। उसके बाद हमलावर इतना करेंगे कि उन्हें खुद कोई नुकसान न पहुंचने पाए। फिर जैसे ही लाइट आएगी हमला आवर फरार हो जाएंगे। सागा ने कहा, यह तो वही बात हुई जो मैं पहले कह रहा था, और इसमें लाइट उड़ाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बर्ड ने कहा, तुम समझे नहीं मिस्टर सागा, जिस वक्त सामने के रुख से हमला होगा और इमारत के अहाते में अफरा तफरी मची हुई होगी, उस दौरान चीफ अकब से अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। सागा के होंठ दायरे की सूरत में सुकड़ गए। ओ, बोला, अकबी हिस्से से कितने अफराद इमारत में दाखिल होंगे? मैंने कहा, मैं तन्हा इमारत में घुसूंगा, मेरे साथ कोई और नहीं होगा। सागा ने तशवीश से कहा, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा, तुम्हें वहाँ किसी नाकहानी सूरत हाल से पाला पड़ सकता है। मैंने कहा, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और मेरी इंतहाई कोशिश ये होगी कि किसी को कानो कान खबर न होने पाए। मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ, अंदर के रास्ते मेरे लिए अजनबी नहीं है। सागा ने कहा, रास्ते तो मेरे लिए भी अजनबी नहीं है, तुम मुझे अपने साथ ही ले चलना। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए मैं अपना खंजर इस्तेमाल किया करता हूँ। ये शोर भी नहीं करते और मुझे धोखा भी नहीं देते। मैंने कहा, खंजरबाजी में तुम्हारी महारत का मैं दिल से मोतरफ हूँ मिस्टर सागा, लेकिन हमें सिर्फ अंदर ही नहीं घुसना बल्कि वापस भी निकलना है। कोई और मेरे साथ होगा तो मेरा काम आसान होने की बजाय दुश्वार हो जाएगा। सागा ने बड़ी मायूसी से कहा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना तो बता दो कि तुम अंदर जाकर क्या करने का इरादा रखते हो। मैंने कहा, वहाँ ज्यादा से ज्यादा तबाही फैलाने की कोशिश करूंगा और जोन्स को जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा ताकि उसके साथ शायान शान सलूक किया जा सके। उसने मुझे मरवाने की कोशिश की थी, मैं उसे बताऊंगा कि मुझसे उलझने वाले का अंजाम क्या होता है। बट ने कहा, बट तुम्हारा काबिल एतमाद साथी है चीफ, उसको साथ ले चलो, शायद किसी काम आ जाए। मैंने कहा, मंसूबे पर अमल करने के लिए सागा के आदमी होंगे, असलहा सागा फराहम करेगा और मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी तुम और तहजीब करोगे। हर एक के हिस्से में कुछ काम आएंगे और हर एक अपनी जगह बेहद अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा मेरा ख्याल है किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर सब खामोश हो गए। जरा देर बाद इस सुकूत को सागा ने तोड़ा। बोला, मैं अपने हिस्से का काम शुरू करने जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि शाम तक मतलूबा नक्शा मयसर आ जाए। सागा ने काम कर दिखाया। उसके आदमी न सिर्फ मतलूबा नक्शा लेकर आ गए बल्कि मुतल्लिका सेक्शन के इंचार्ज को भी अगवा कर लाए। मैंने इंचार्ज को भी अपने पास ही बिठा लिया। वो बेहद नर्वस नजर आ रहा था। बोला, मुझसे 10,000 का वादा किया गया था, इसलिए मैं रिस्क लेकर ये नक्शा निकाल लाया जो टॉप सीक्रेट नौयत का है, मगर मुझे अदायगी करने की बजाय तुमने मुझे अगवा करवा लिया। मैंने कहा, तुम्हारे अलावा ये बात और कितने लोगों के इल्म में है कि तुमने नक्शा उड़ाया है? उसने हाँफते हुए कहा, अगर किसी को इसकी भिनक भी पड़ गई तो मैं कम से कम मुलाजिमत से तो जरूर निकाल दिया जाऊंगा। मुझ पर रहम करो और जाने दो। जिंदगी में पहली बार मैंने लालच में आकर ऐसी हरकत की है। मैंने नक्शा अपने सामने फैलाते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है दोस्त।
10,000 की तो इस काम के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं है। उसने रो देने वाले अंदाज में कहा, मुझे रकम से कोई सरोकार नहीं है। मालूम नहीं तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो। मैं वक्त पर घर पहुंचने का आदी हूँ, नहीं पहुंचूंगा तो मेरे बीवी बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैंने नक्शे पर नजरें दौड़ाते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सरसरी नजरों से देखने पर ही मुझे उसमें अपने मतलब की एक जगह नजर आ गई। तहजीब बट और सागा भी नक्शे पर झुके हुए थे। मैंने सागा से कहा, मेरा ख्याल है इस जगह पर एक बरसाती नाला है और ये जगह किसी कदर वीरान भी है। सागा ने इस बात में सर हिलाया, बोला, हाँ, अगर तुम्हारा इरादा खुदाई करने का है तो इससे बेहतर जगह और कोई नहीं होगी। इंचार्ज ने खौफजदा लहजे में पूछा, तुम लोग किस चक्कर में हो? मैं तो समझ रहा था कि तुम किसी ऐसे दौलतमंद के लिए ये नक्शा हासिल करना चाह रहे हो जो बार बार के ब्रेक डाउन से बचने के लिए खुद भी हर किस्म की कोई लाइन डलवाना चाहता है। मैंने उसे कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें एक रात से ज्यादा हमारी तहवील में नहीं रहना पड़ेगा और ये भी हम महज एहतियातन ही कर रहे हैं। अगर किसी के कानों में भनक भी पड़ गई तो हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। वो बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अपना काम पूरा करने के बाद तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैंने हंसकर कहा, बड़े डरपोक आदमी हो यार। अरे बाबा, अगर तुम्हें मारना ही मकसूद होता तो अब तक भी जिंदा रखने की क्या जरूरत थी, लेकिन तुम्हें मारकर हमें हासिल ही क्या होगा। वो बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग मुझे मार दोगे। मैंने तुम्हारा ठिकाना देख लिया है, तुम लोग हरगिज मुझे जिंदा वापस नहीं जाने दोगे। मैंने मुतहजराना लहजे में कहा, बहुत ज़हीन आदमी हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। वाकई वापस जाकर तुम हमारी निशानदही करके हमें फंसवा दोगे। तुम्हारी जिंदगी वाकई हमारी बका के लिए खतरा है। उसका चेहरा तारीख हो गया, यूं जैसे वो ये इंकिशाफ करके पछता रहा हो। मैंने कहा, यार तुम क्यों खामखा अपने जहन को थका रहे हो? एक बार कह दिया कि कल सुबह हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुमने हमारी निशानदही करने की हिमाकत की तो खुद भी मारे जाओगे। आखिर नक्शा तो तुमने ही हमें फराहम किया है, लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम हमारे बारे में किसी को मुत्तला करने की हिमाकत करो। रहा तुम्हारे बीवी बच्चों का सवाल, तो हम तुम्हारे घर पर पैगाम भिजवा देते हैं कि आज रात तुम किसी जरूरी काम की वजह से घर नहीं आ सकोगे। मैंने सागा को हिदायत की कि वो इंचार्ज के लिए किसी आरामदेह जगह रिहाइश का बंदोबस्त करे और उसे रात के पहले ही पहर ख्वाबावर दवा देकर सुलाया जाए ताकि उसे सुबह ही सुबह यहाँ से रुखसत किया जा सके। सागा ने कहा, बरसाती नाला इन दिनों बिल्कुल खुश्क पड़ा हुआ होगा, इसलिए खुदाई के काम में हमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। मैंने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, लेकिन बरसाती नाले के नीचे केबल जरा ज्यादा गहराई से गुजारा गया है, इसलिए खुदाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। सागा ने बेपरवाही से कहा, इसकी परवाह मत करो, खुदाई कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने कहा, बरसाती नाले के नीचे से गुजारे जाने के बायस केबल के तहफ्फुज़ के लिए कंक्रीट के पाइप भी इस्तेमाल किए गए होंगे, इसलिए हमें ज्यादा ताकतवर रिमोट कंट्रोल बम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सागा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे ऐसे किसी दिन की आमद की तवक्को थी, इसलिए मैं एक अरसे से असलहा जमा कर रहा था। इस असलहे का बेदरीग इस्तेमाल होगा। मैंने कहा, अंधेरा फैलते ही काम शुरू हो जाना चाहिए ताकि रात 11 बजे तक हम केबल के साथ रिमोट कंट्रोल बम फिट कर चुके हों। हमारा असल एक्शन रात के 1 बजे शुरू होगा। सागा ने कहा, जो काम तुम रिमोट कंट्रोल बम से लेना चाहते हो वो टाइम बम से भी तो लिया जा सकता है। मैंने कहा, हमारे मंसूबे में टाइमिंग की अहमियत बहुत ज्यादा है, जरा सी भी तकदीम ताखीर से खेल बिगड़ सकता है, लिहाजा रिमोट कंट्रोल मैं अपने हाथ में ही रखूंगा। ब्रेकडाउन उसी वक्त होना चाहिए जब उसे होना चाहिए। सागा ने कहा, ठीक है अली, हम लोग तो वही करेंगे जो तुम कहोगे, इसलिए कि शुरू तक आखिर सारा मंसूबा तुम्हारा ही बनाया हुआ है। रात के 1 बजने में अभी 2 मिनट बाकी थे कि मैं शिगुराय में एगलर के मकामी हेडक्वार्टर के अकब में अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गया। मैं पूरी तैयारी के साथ आया था और अपने साथियों को हर बात निहायत तफसील से समझा कर आया था। इमारत पर जिस तरह अचानक हमला किया जाना था उसमें हमारे आदमियों का जानी नुकसान होने का कोई एहतिमाल नहीं था। इमारत के अकब में झाड़ झनकार उगा हुआ था। वहाँ की जमीन पथरीली और चट्टानी किस्म की होने की वजह से गालिबन वहाँ कुछ तामीर नहीं किया गया था। उस जगह जमीन की हैयत कुछ टीला नुमासी थी और उसी जगह कोई 2.5 फरलांग आगे वो पहाड़ी नाला वाक़ था जहाँ सागा के आदमियों ने 8 फुट खुदाई करने के बाद वो केबल बरामद कर लिया था जो उस इमारत को बिजली की सप्लाई के लिए डाला गया था। हस्ब तवक्को केबल कंक्रीट के पाइपों में से गुजारा गया था। मैंने अपने हाथों से उन पाइपों पर रिमोट कंट्रोल बम फिट किए थे। मुझे यकीन था कि जैसे ही बम फटेंगे न सिर्फ पाइप के परखचे उड़ जाएंगे बल्कि केबल को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। इस कदर नुकसान कि उसके बाद बिजली की सप्लाई बहाल रहने का कोई इम्कान नहीं था। मैंने अपनी रेडियम डायल वाली घड़ी में वक्त देखा। 1 बज गया था और मेरे साथी किसी भी वक्त पूरी कुव्वत से इमारत पर हमलावर हो सकते थे। मैंने उन्हें खास तौर पर ताकीद की थी कि खा वक्त थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए
मगर हमला भरपूर होना चाहिए। उन लोगों को संभलने और मुनज़्ज़म होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हमला गेट पर होना था ताकि गेट पर मुतय्यन मुहाफिज पहले ही हल्ले में काम आ जाएं। उसके बाद अहाते की सामने वाली दीवार को निशाना बनाया जाए और फिर बेदरीग फायरिंग की जाए। मैंने अपना बोझ एक टांग से दूसरी टांग पर मुंतकिल किया। झाड़ झनकार में छुपे हुए झींगर और दीगर हशरातुल अर्ज एक तसलसल के साथ बोलने में मशगूल थे। मुझे मालूम था कि सरजमीन अफ्रीका पर जहरीले हशरातुल अर्ज खुसूसन सांप और बिच्छू बकसरत पाए जाते हैं, मगर मैं महज उनके खौफ से अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकता था। अंधेरा इस कदर था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। मुझे मालूम था कि अंधेरे का जिगर आतिशी असलहे की गरज से छलनी होने वाला है। फिर उस वीराने में वो भोंचाल आ ही गया जिसके लिए बहुत से लोगों ने मिलकर कई घंटों तक जान तोड़ मेहनत की थी। एगलर के बाकी सागा ने कई बरस असलहा जमा करते गुजार दिए थे। फायरिंग की लगातार आवाजें फजाए बसीत में गूंज रही थी। उससे कबल 2 धमाके हुए थे। मुझे अंदाजा था कि मेरे साथियों ने पहले ही हल्ले में गेट को जमीन बोस कर दिया होगा। मैं सांस रोके इंतजार करता रहा। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हमला शुरू होने के 1 मिनट के अंदर अंदर लाइट गायब हो जानी थी। 1 मिनट का वक्त भी मैंने इसलिए मुकर्रर किया था कि उस 1 मिनट में इमारत के अहाते में मौजूद मुहाफिजों की तवज्जो सामने की तरफ मबजूल हो जाए ताकि मैं अकबी हिस्से में बेखतर अपनी कार्रवाई कर सकूं। अंदाजन 1 मिनट पूरा होते ही मैंने रिमोट कंट्रोल का बटन यक के बाद दीगरे 2 मरतबा दबाया और चंद लम्हों कबल रोशन नजर आने वाली इमारत यकलख्त गहरी तारीकी में डूब गई और उसके साथ ही फायरिंग की आवाजों और धमाकों में बेपनाह शिद्दत पैदा हो गई। उस दस्ती बम का धमाका किसी को नहीं सुनाई दे सकता था जो मैं अकबी दीवार में रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। लाइट ऑफ होते ही मैं अपनी जगह से निकला और हर मुमकिन तेज रफ्तारी से इमारत की तरफ बढ़ा। फिर इमारत के करीब पहुंचने से कबल ही मैंने अपने हाथ में पहले से मौजूद दस्ती बम दीवार पर दे मारा। इंतहाई शोर के बावजूद मैंने अंदाजा कर लिया कि दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया है। दीवार का मलबा गिरने से जो धूल उड़ रही थी उसका साफ होने का इंतजार करने का वक्त नहीं था। मैं रुके बगैर पहले किसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और फिर एक तवील जकंद मुझे दीवार में पैदा होने वाले सुराख से अंदर ले गई। हस्बे तवक्को मुझे किसी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वहां कोई था ही नहीं जो मुझे टोकता। वो सब या तो सामने वाले हिस्से की तरफ चले गए होंगे या फिर नागहानी हमला आवरों से नबरदाजमा होने की बजाय अपनी जाने बचाने की फिक्र में लग गए होंगे। मैंने तेजी से जमीन से उठकर कपड़े झाड़े और इमारत की तरफ दौड़ लगा दी। उस वक्त मेरी बेफिक्री और दीदा दलेरी का ये आलम था कि मैंने अपने हाथ में मौजूद टॉर्च भी रोशन कर ली थी। इस दीदा दलेरी और बेफिक्री की एक वजह यह भी थी कि मैं जोन्स के मेकअप में था। हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पर मैंने जो इक़दामात किए थे ये मेकअप भी उन्हीं इक़दामात का एक हिस्सा था। बिलफर्ज मेरी स्कीम नाकाम हो जाती तो ये मेकअप मेरी जान बचाने में कलीदी किरदार अदा करता। उस खिड़की तक पहुंचने में मुझे जरा भी दुश्वारी नहीं हुई जिसके बारे में मुझे क्लारा ने बताया था। न सिर्फ बताया था बल्कि नक्शा भी बना कर दिया था। ये कमरा स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था और लॉक नहीं रहता था, न ही गैर जरूरी तौर पर कोई इस तरफ आता था। ये कमरा निचली मंजिल की राहदारी के सिरे पर वाक़े था जिसके दरवाजे के बराबर से ही सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। मैंने एक ही वार में खिड़की का दरवाजा तोड़ डाला और फिर कूदकर स्टोर में दाखिल हो गया। टॉर्च की महदूद रोशनी में मैंने स्टोर में बिखरे हुए काठ कबाड़ का जायजा लेने की बजाय दरवाजे का जायजा लिया और फिर दरवाजे तक पहुंचकर टॉर्च बुझाई और दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा गैर मुकफ्फल था। मैं जल्दी से स्टोर से बाहर निकला और स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया। राहदारी में खासी हलचल महसूस हो रही थी। हलचल होनी ही चाहिए थी। उन लोगों पर जो नागहानी उफ्ताद आन पड़ी थी ये उसका मंतकी रद्द-ए-अमल था। इमारत के अहाते में सामने की समत खड़ी हुई गाड़ियों ने शायद आग पकड़ ली थी, इसलिए कि राहदारी के दूसरे सिरे पर नारंगी रंग की लरसती हुई रोशनी नजर आ रही थी। मैंने उन फजूलियात की तरफ तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा और बेफिक्री से टॉर्च रोशन कर ली। वहां कुछ लोग मौजूद थे मगर उन्हें कुछ होश नहीं था। वो बौखलाए हुए अंदाज में एक दूसरे से दरियाफ्ते हाल करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को कुछ मालूम होता या किसी की समझ में कुछ आता तो दूसरे को जवाब देता। उन्हें क्या मालूम था कि वहां हमलावरों में से कोई घुस आया है। उनके जहन तो इस काबिल रहे भी ना होंगे कि वो कुछ सोच सकें। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता चला गया। टॉर्च की रोशनी में ऊपर जाते हुए मुझे किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लाइट गए 2.5 मिनट गुजर चुके थे। इस बात का कुछ अंदाजा नहीं था कि जनरेटर स्टार्ट होने में कितनी देर लगेगी। ये काम जल्दी भी हो सकता था और इसमें देर भी लग सकती थी। ताहम इससे मेरे प्लान पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। मैंने अपनी तैयारियां हर तरह से मुकम्मल कर ली थी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई छत की तरफ गया है। मैंने टॉर्च की रोशनी जोन्स की ख्वाबगाह की तरफ फेंकी तो दरवाजा मुझे खुला हुआ नजर आया।
मुझे शुबा हुआ कि कहीं जोन्स ही छत की तरफ न गया हो। इस बात का इम्कान था कि वो बौखलाहट में फरार होने की कोशिश न कर डाले। यही सोचकर मैं भी ऊपरी मंजिल पर रुकने की बजाय छत की तरफ बढ़ गया। छत का दरवाजा भी मुझे खुला हुआ मिला, जिसका मतलब यही था कि मेरा खदशा बेबुनियाद नहीं था। छत पर कदम रखते ही मुझे वो देवहैकल परिंदा नजर आ गया जिसे हेलीकॉप्टर कहा जाता है। एक साया दौड़ता हुआ उसकी तरफ जा रहा था। नीचे होने वाली फायरिंग और धमाकों की आवाजें अब सुस्त पड़ती जा रही थीं। सोचने समझने का वक्त नहीं था। मैं अगर लम्हाती तगाफुल भी बरतता तो वो निकल जाता। उसने भी गालिबन महसूस कर लिया था कि छत पर कोई आया है, मगर उसने भी वक्त जाया न करने का तहैया कर रखा था। वो रुके बगैर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ता रहा। मैंने रोशन टॉर्च हाथ से फेंकी और हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ते हुए जोन्स के पीछे लपका। जोन्स को किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ तो उसने दौड़ते में पलट कर देखा, मगर अंधेरे के बायस वो मेरे खद्दो-खाल नहीं देख सकता था। फिर वो रुक गया। उसने जारहाना लहजे में कहा, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उसके पास गालिबन कोई हथियार वगैरह नहीं था, वरना मेरे अंदाज पर वो इंतजार न करता। वो चौकन्ना हो गया था, मगर मैंने उस पर छलांग लगाने में जरा भी तामुल न किया। उसे इस हद तक तवक्को नहीं थी, ताहम उसने मुझे झुकाई देने की नाकाम कोशिश की, जिससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं उसे पुख्ता छत पर दूर तक रगेदता चला गया। मैं उसे रगड़ा देते हुए गुर्राया, ये मैं हूँ डियर जोन्स, पहचाना तुमने मुझे या और तफसील से तारुफ करवाऊं? जोन्स मुझे अपने ऊपर से उछाल कर फेंकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शायद उसने आवाज से मुझे शनाख्त कर लिया था। अगर शनाख्त कर लिया था तो यकीनन बौखला गया होगा। भला मास्टर ली क्वान के शागिर्द के मुकाबिल आने की किस में हिम्मत थी? मैं गुर्राया कहा, अगर तुमने नहीं पहचाना जोन्स तो मैं अपना तारुफ करवाए देता हूँ। मैं एब्रन हॉल का बड़बोला हूँ, यहूदियों का जानी दुश्मन, जिसे दुनिया अली यार खान के नाम से जानती है। जोन्स हकलाया, बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने उसे एक और रगड़ा देते हुए कहा, खामोश रहो, क्या तुमने मुझ पर फायरिंग नहीं करवाई थी? मैं बदला लेने में देर करने का कायल नहीं हूँ। जोन्स की आवाज में मदद का सतासुर था। बोला, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उसे अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी। मैंने कहा, तुम सिर्फ जान के खौफ से मुझसे माफी मांग रहे हो, आजाद होते ही फिर मेरी जान के दर पे हो जाओगे। जोन्स ने हाँफते हुए कहा, मैं बड़ी से बड़ी कसम खा सकता हूँ, मैं कभी तुम्हारी राह में नहीं आऊंगा। मैंने सफकाना लहजे में कहा, अगर आओगे भी तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अपना ही नुकसान करोगे, और तुम लोगों की कस्मों पर तो मैं वैसे भी एतबार नहीं कर सकता। जोन्स घिघियाया, बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जिस तरह कहो मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। उसने जिद्दोजहद करना तर्क कर दिया। मैंने कहा, तुम्हें मेरे साथ भरपूर ताउन करना होगा। अगर तुम इस पर तैयार हो तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। जोन्स ने बड़ी तेजी से कहा, मैं दिलो जान से तैयार हूँ। शायद उसे अपनी जान बख्शी पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, तो फिर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओ। मैंने उसका सर फर्श से टकरा दिया और वो बेहोश हो गया।